गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा आज का सेशन है पॉलिटी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, ये हमारा टॉपिक है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा शुरू करते हैं। बिल्कुल, आर वेंकट रमनी इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैविंग टेकन ऑफिस ऑन October 1, 2022। बहुत बढ़िया निखिल। चलो बेटा सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और ये टॉपिक ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो पद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, ये एक संवैधानिक पद है। इसका मतलब यह है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसका मतलब यह है कि इसका संविधान में जिक्र है, ये संविधान में मेंशन्ड है, ठीक है भाई। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तो सेशन को शुरू करने से पहले सभी को बताना चाहूंगा कि जो लोग भी सीधे एटीएम बैच से जुड़े हुए हैं बिना अपनी थ्योरी पढ़े हुए, अगर थ्योरी खुद से पढ़ ली है या पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर खुद से नहीं हो रहा है कवर तो बेटा बिना देरी किए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे सारी थ्योरी कवर करवाई जा रही है, ठीक है, और बढ़िया तरीके से करवाई जा रही है। तो आप इस बैच से जुड़कर अपनी थ्योरी बढ़िया कर सकते हो और उसके बाद एटीएम साथ साथ करते रहोगे या उसके बाद करोगे तो फायदेमंद रहेगा। अदरवाइज एटीएम उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से कुछ तैयारी कर रखी है और सवालों के जवाब दे पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स बताना चाहूंगा ताकि आगे के सवाल हमारे बहुत बढ़िया तरीके से बन जाए, ठीक है भाई। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। चलो बेटा सभी लोग ध्यान से देखो। तो टॉपिक का नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। अब पहले तो यह समझ लो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते क्या है, ये महान्यायवादी है क्या, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी अपने आप। भारत के महान्यायवादी, ये महान्यायवादी का मतलब क्या है, अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या है। तो बेटा ध्यान से सुनो, जब कभी हमारे ऊपर मान लो कोर्ट में केस होता है, अदालत में अगर हमारे ऊपर कोई मामला दर्ज होता है, हमारे ऊपर कोई केस दर्ज होता है, तो हम अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए वकील हायर करते हैं कि भाई ये मेरा वकील है, ये मेरी तरफ से केस लड़ेगा कोर्ट में। हम उसको फीस देते हैं, वो हमारे बिहाफ पर केस लड़ता है। सही बात है भाई, एडवोकेट जो है, वकील जो है, वो हमारे बिहाफ पर केस लड़ते हैं। तो जैसे हम एक इंडिविजुअल है और हमारे एक वकील हो सकते हैं हमें डिफेंड करने के लिए, वैसे ही भारत सरकार के भी कई जगहों पर केसेस चल रहे होते हैं। मान लो भारत सरकार का किसी स्टेट के साथ पंगा है, या भारत सरकार का किसी कोई और दूसरे मुद्दे पर कोई पंगा है, तो भारत सरकार के जो केसेस जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में चल रहे होते हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे होंगे या किसी हाई कोर्ट में चल रहे होंगे या दोनों में चल रहे होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, जो कि जिले लेवल के होते हैं, वहां केसेस नहीं होते भारत सरकार के, या तो हाई कोर्ट में होंगे किसी राज्य के या फिर सुप्रीम कोर्ट में होंगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भारत सरकार को जो डिफेंड करता है वकील, भारत सरकार का जो वकील है, भारत सरकार के वकील को बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत सरकार के वकील को बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और भारत में इनसे बड़े वकील, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, भारत के महान्यायवादी से बड़े वकील कोई नहीं होते। इसलिए इन्हें बोला जाता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, देश में सबसे बड़े विधि अधिकारी,
इनसे बड़े विधि अधिकारी, इनसे बड़े लॉयर देश में कोई नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल, ये भारत सरकार के वकील होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बेटा, ऐशिक दूसरी कंट्री से पंगा हुआ तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट या हमारे हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाता है, जो यूनाइटेड नेशंस का है, द हेग में, है ना, नीदरलैंड्स में, द हेग में। चलो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर ये संविधान का हिस्सा है तो संविधान में कहां पर लायक करते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, संविधान में आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 सभी लोग याद रखेंगे, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का जिक्र है, इनका वर्णन है। दूसरी बात, जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे हमारे भारत के, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, अच्छा इनको आप शॉर्ट में एजीआई लिख सकते हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के फर्स्ट एजीआई। तो भारत के फर्स्ट एजीआई 1950 से लेकर 1963 तक थे। यानी एक तरीके से ये मान लो कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा कार्यकाल एक ही एजीआई के साथ निकल गया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार बनी थी, तो उनकी सरकार चली लगभग 1964 तक, तो 1963 तक, तो 1950 से 63 तक एक ही एजीआई थे, वही सेम एजीआई थे। यानी नेहरू जी ने एक ही इंसान पर भरोसा किया अपनी सरकार के केसेस को देने के लिए, और वो थे एमसी सीतलवाद। एमसी सीतलवाद, इनका नाम है, पूरा नाम है मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाद। एमसी सीतलवाद, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाद, ये हमारे फर्स्ट एजीआई थे 1950 से 1963 तक। अभी जो करंट में जो हमारे एजीआई हैं, करंट एजीआई, जैसे एक बच्चे ने बताया अभी, करंट एजीआई जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, वो है आर वेंकटा रमणी। आर वेंकटा रमणी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील रहे हैं, ठीक है, एडवोकेट रहे हैं, आर वेंकटा रमणी। और जैसे कि उस बच्चे ने बताया अभी कमेंट सेक्शन में कि 2022 से, आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं कि 1 अक्टूबर, आप सीधे डेट याद रखो, ईयर याद रखो, 2022 से अभी तक ये भारत के एजीआई हैं, आर वेंकटा रमणी। ठीक है, और ये 16वें एजीआई हैं, 16th एजीआई है। कौन से बच्चों? 16th एजीआई है, 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, क्लियर है इतना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारी बेसिक चीजें हो गई। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमें पता चल गया कि भाई भारत सरकार के वकील है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई आर्टिकल 76 में जो हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार है। भाई वकील का काम क्या होता है? कानूनी सलाह देना होता है, लीगल एडवाइसेस देना होता है। भाई वकील क्या करता है? लीगल एडवाइस देता है, कानूनी सलाह देता है कि भाई देखो आपका केस इस तरह का है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो करना है, आप ऐसे करोगे तो वैसे करोगे, वैसे फंस जाओगे, ऐसे बच जाओगे, तो लीगल एडवाइस देता है। तो हम एजीआई को ये भी तो बोल सकते हैं कि ये चीफ लीगल एडवाइजर है, चीफ लीगल एडवाइजर है भारत सरकार के, है ना भाई? आप इन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो कह ही सकते हो, उसके अलावा ये भी बोल सकते हो कि चीफ लीगल एडवाइजर टू द इंडियन गवर्नमेंट, है ना भाई? भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार, लिख देते हैं ये भी चीज, हिंदी में भी लिख देते हैं, है ना भाई? तो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार, मुख्य कानूनी सलाहकार। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चीफ लीगल एडवाइजर टू द इंडियन गवर्नमेंट, टू द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार। अच्छा एक चीज और, कोई भी संवैधानिक पद हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आगे भी जब हम पढ़ेंगे, तो कोई भी संवैधानिक पद हो, उस संवैधानिक पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं बच्चों? राष्ट्रपति करते हैं।
क्लियर। तो राष्ट्रपति नियुक्त कर, अब ये भी संवैधानिक पद है, तो इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान से सुनना मेरी बात। अपॉइंटमेंट यानी इनकी नियुक्ति, ध्यान से देखो बेटा सभी लोग, कौन करते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा यानी बाय द प्रेसिडेंट, ये इनका अपॉइंटमेंट होता है। पर एक चीज याद रखना, प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी से थोड़ी होता है ये। प्रेसिडेंट तो नियुक्त कर रहे हैं, प्रेसिडेंट तो अपॉइंट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट को क्या मालूम भाई कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति एलिजिबल है जिसको भारत सरकार का वकील बनाना चाहिए? प्रेसिडेंट को थोड़ी मालूम है। प्रेसिडेंट तो सिर्फ अपॉइंट कर रहे हैं, ठप्पा लगा रहे हैं, नियुक्ति दे रहे हैं, नियुक्ति लेटर दे रहे हैं इनको। प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर नियुक्त कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट की सलाह पर, यूनियन कैबिनेट की सलाह पर। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके कैबिनेट में जो बड़े बड़े मंत्रालयों को लोग संभाले हुए हैं, उनके कहने पर एक व्यक्ति को भारत सरकार का वकील हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, यूनियन कैबिनेट की सलाह पर। और कैबिनेट का मतलब आप सब जानते हो, पीएम और उनके खास मिनिस्टर्स, यानी जो बड़े बड़े मंत्रालय संभाले हुए हैं। तो यूनियन कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भाई अल्टीमेटली प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों के ही तो केसेस, यानी सरकार तो वही है, उन्हीं के केसेस तो संभालने हैं, तो उन्हीं की सलाह पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो यूनियन कैबिनेट की सलाह पर। क्लियर बेटा? सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो इतना, यस और नो। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एक चीज और यहां पे बताता हूं, बाकी फिर क्वेश्चन में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक फैक्ट और बताता हूं भाई, किसी को अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो क्या खास योग्यताएं होनी चाहिए? मतलब कोई बंदा कब एलिजिबल है एजीआई बनने के लिए, भारत का महान्यायवादी बनने के लिए? तो एलिजिबिलिटी और देख लेते हैं ना, तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा ये। तो हु इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कौन योग्य है भारत का महान्यायवादी बनने के लिए? तो एलिजिबिलिटी, योग्यता देखते हैं बेटा सभी लोग, ध्यान से देखो, और उसके बाद सवालों पे चलेंगे, सवाल फिर फटाफट होने लगेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी। और इतने ही पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में एजीआई से आए हैं टोटल, ठीक है, अभी तक। तो मैं वो सारे के सारे ले आया, पूरे 10 भी नहीं है, 9 सवाल है, 9 ही सवाल हैं। ठीक है, और उनमें से एक दो तो तुम्हें लगेगा सर ये तो रिपीट मोड पे, क्योंकि उतने ही आए, तो जितने आए हैं मैं ले आया। और देखो तुम बोलोगे सर एक्सपेक्टेड भी जोड़ देते, वही एक्सपेक्टेड भी है वैसे ही, और उन्हीं मुद्दों से सवाल बनेंगे। ठीक है, तो देखो एलिजिबिलिटी क्या है, तो कौन एलिजिबल है? पहली बात देखो, 3 कंडीशन है यहां पे। पहली कंडीशन तो यह है, एलिजिबल वो है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है। जो भी इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है वो एजीआई बनने लायक भी है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला यार, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जो भी बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है, जो भी, ध्यान से देखो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य व्यक्ति है जो है वो एजीआई बनने के योग्य है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य व्यक्ति एजीआई बन सकता है, एजीआई बन सकता है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है वो एजीआई बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य व्यक्ति एजीआई बन सकता है। अब तुम बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? तो अब 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन,
भाई सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? वही बंदा एजीआई बन सकता है। तो पहली कंडीशन तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जज वो व्यक्ति बन सकता है जिसने कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी हाई कोर्ट में जज का पद संभाला हो। किसी भी हाई कोर्ट में, अब 25 हाई कोर्ट है यार अलग अलग राज्यों में, है ना, तो किसी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए, कम से कम, ज्यादा कितना भी हो सकता है, पर कम से कम 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में जज का पद संभाला हो, जज का पद होल्ड किया हो। तो भाई एक तो पहली कंडीशन ये हो गई, अगर आप कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज रहे हो तो आप एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक तो मतलब आप एजीआई बनने लायक। अब अगली कंडीशन देखो, अगर मान लो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो आप, तो एक दूसरी कंडीशन भी और लगा के, दूसरी कंडीशन ये है, ध्यान से देखो बेटा सभी लोग, दूसरी कंडीशन ये है कि चलो आप जज नहीं रहे पर आप बोल रहे हो कि सर मैं तो वकील था, तो फिर वकील कितने टाइम का? किसी हाई कोर्ट में कम से कम, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष के लिए एडवोकेट रहे हो आप। किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों के लिए एडवोकेट यानी वकील रहे हो आप। एडवोकेट मतलब वकील रहे हो आप। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कम से कम किसी हाई कोर्ट में 10 वर्षों के लिए एडवोकेट रहा हो तो वो भी एलिजिबल है। अगर आप जज रहे हो तो कम से कम 5 साल, अगर आप एडवोकेट रहे हो तो कम से कम 10 वर्ष। अपर लिमिट तय नहीं है, बाकी आप एक्सपीरियंस आपके पास कितना भी है, ठीक है, पर कम से कम जज के तौर पे 5 साल का होना चाहिए किसी हाई कोर्ट के जज के तौर पे, और कम से कम 10 वर्ष का वकील के तौर पे। अब तुम बोलोगे सर मेरे पास तो दोनों ही नहीं है, तो भाई फिर एक कंडीशन और है, मैं और लगा के वो तीसरी कंडीशन बताता हूं। अगर आप राष्ट्रपति की नजर में, अगर आप प्रेसिडेंट की नजर में, अगर आप राष्ट्रपति की नजर में, प्रेसिडेंट की नजर में एक जबरदस्त ज्यूरिस्ट हो, विधिवेत्ता हो, यानी आपको लॉ की जबरदस्त नॉलेज है, तो भी आपको एजीआई बनाया जा सकता है। आपका जज होना किसी हाईकोर्ट में 5 साल के लिए या किसी हाईकोर्ट में आपका वकील होना 10 साल के लिए, यह जरूरी नहीं है। अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी आप अदालत में कोई पद होल्ड नहीं किए, पर आपको लॉ की जबरदस्त नॉलेज है भारत की, तो फिर प्रेसिडेंट आपको बना सकते हैं। तो याद रखना यहां पर तीसरी कंडीशन क्या है? प्रेसिडेंट की नजर में एमिनेंट ज्यूरिस्ट यानी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त विधिवेत्ता, एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, यानी विधिवेत्ता हो, यानी उत्कृष्ट, यानी शानदार, अपने काम में, अपने लॉ की नॉलेज में उत्कृष्ट हो, उत्कृष्ट विधिवेत्ता हो, तो भी आप बन सकते हो एजीआई। तो भाई ये 3 कंडीशन है, ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। अगर इन 3 कंडीशन में से कोई भी आप एक फुलफिल कर देते हो, देन यू आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी बनने लायक आप हो। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मुझे बता दो बेटा, सभी को समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ, सभी को इतना समझ में आया कि नहीं? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे, यस और नो, यस और नो, बताओ बेटा, क्लियर है? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा? हाँ, चलो, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलो, अब जब यहां पे हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो टेन्योर की भी बात हो ही जाए, ठीक है, और फिर देखो फटाफट सारे सवाल लग जाएंगे। टेन्योर यानी कार्यकाल कितना होता है इनका, कितने टाइम के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। तो बेटा पहली बात तो दिमाग में बिठा लो कि इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। भारत के महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। और ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये देखो इधर पे, फर्स्ट एजीआई 1950 से 1963 तक रहे। इनफैक्ट मोतीलाल चिमनलाल सितलवाद जो है बच्चों, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग एजीआई थे।
लॉन्गेस्ट सर्विंग एजीआई, यानी सबसे ज्यादा लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले महान्यायवादी थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग एजीआई, लॉन्गेस्ट सर्विंग एजीआई। ठीक है, तो टेन्योर फिक्स्ड नहीं है, मैं लिख देता हूं, टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में फिक्स्ड नहीं है, पर हां जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे, यानी जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है ना, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे, जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है, तब तक पद पर बने रहेंगे। और मुझे एक बात बताओ, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे कि यूनियन कैबिनेट चाहेगा? हम लिखने में तो ये बोलते हैं कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक, पर तुम असल में बताओ कि वो प्रेसिडेंट चाह रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट उन्हें चाह रहे हैं? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी। कल का जीके रिकॉर्ड बेटा 24 से 48 घंटे लगते हैं बेटा, 24 से 48 घंटे। तो अभी 24 घंटे कहां हुए होंगे? अगर हो भी गए होंगे तो 24 से 48 घंटे बोला ना मैंने, ठीक है, आ जाएगा। जाएगी कहां? आएगी, अपने आप आएगी। बिल्कुल, तो कहने के लिए हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के प्लेजर पर डिपेंड करता है इनका कार्यकाल, राष्ट्रपति की मर्जी पर। भैया राष्ट्रपति की मर्जी पर तो नियुक्त नहीं हुए वो, तो उनकी मर्जी पर टिके कहां रहेंगे? यूनियन कैबिनेट है असल में खेला करने वाला। तो फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, पर हां लिखने में आता है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर के हिसाब से, प्रेसिडेंट की मर्जी पर इनका कार्यकाल टिका हुआ है। यानी प्रेसिडेंट की मर्जी मतलब यूनियन कैबिनेट की मर्जी। यूनियन कैबिनेट को लगा ना, अरे यार ये बंदा तो हमारे केसेस को संभाल ही नहीं रहा यार, ये तो संभाल ही नहीं पा रहा यार, हटाओ इसको, दूसरा वकील करो यार, भारत सरकार की बैंड बजा रहा है, ये तो डिफेंड ही नहीं कर पा रहा, हमें हटा देंगे ना। तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। जब यूनियन कैबिनेट और प्रेसिडेंट को लगेगा भाई हटाओ तो हटाओ। तो प्रेसिडेंट का प्लेजर, प्रेसिडेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट्स प्लेजर, प्रेसिडेंट की मर्जी पर डिपेंड करता है। तो प्रेसिडेंट की मर्जी समझ जाओ, किसकी मर्जी? यूनियन कैबिनेट की मर्जी। ठीक है भाई, चलो बेटा, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब ऐसा करते हैं सवालों को। पहला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत अटॉर्नी जनरल थे? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। सारे पीवाईक्यूज है तुम्हारा, देखो क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यहां पर हो गया भैया आंसर हमारा मोतीलाल चिमनलाल सितलवाद। और आप सब जानते हैं कि 1950 से लेके 1963 तक लगभग 14 साल, क्योंकि 50 भी तो काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? या ऐसा करो, मत करो, क्योंकि 50 से शुरुआत तो 51 पे जाके खत्म होगा, 13 ईयर्स, है ना? 13 ईयर्स। हाँ भाई, ठीक है। उसके बाद मोतीलाल चिमनलाल सितलवाद हो गया, नेहरू जी के टाइम पर रहे। दूसरा, द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जल्दी बताओ सभी लोग। अभी पढ़ा हम लोगों ने, बिल्कुल, आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 है ना भाई? अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद को डिस्क्राइब किया हुआ है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अब मैं इसको तुम्हें बताऊंगा डिटेल में अभी, ठीक है? बाकी तुम एक बार अटेम्प्ट करो अगर आता है तो। इनमें से कौन सा अटॉर्नी जनरल के संबंध में लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बताओ, इनमें से कौन सा कथन अटॉर्नी जनरल के संबंध में सत्य नहीं है? सी, चलो ठीक है। तो भाई देखो, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, वह कैबिनेट का सदस्य नहीं है। तो सही बात है भाई, कैबिनेट में तो प्रधानमंत्री होते हैं और उनके मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये मिनिस्टर थोड़ी है, ये तो वकील है उनका। तो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ही हैज अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। अब ये देखो, ये बहुत तगड़ी पावर है। तो बेसिकली यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर राइट्स
या ये कहो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पावर्स की बात हो रही है, राइट्स या उनकी पावर्स, उनके अधिकार और उनकी शक्तियों की बात हो रही है। तो भाई पहली पावर तो यही है उनकी, पहली पावर तो यही है उनकी, पहली पावर यह है कि ही हैज अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। मतलब देश के किसी भी कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, देश के किसी भी कोर्ट में जाकर किसी भी केस की सुनवाई को अटेंड कर सकते हैं। कोई नहीं बोलेगा अरे भाई तुम इस केस में क्या कर रहे हो, तुम यहां क्यों बैठे हो, कौन है तुम, क्लाइंट के तुम रिश्तेदार हो क्या, या जो पीड़ित है उसके रिश्तेदार हो क्या, या जिसने पीड़ा दी है उसके रिश्तेदार हो क्या? ऐसा कुछ नहीं। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और इनके पास ये पावर है कि ये देश के किसी भी कोर्ट में जाकर किसी भी केस की सुनवाई को अटेंड कर सकते हैं। सो ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है, ठीक है, सुनवाई अटेंड करने का अधिकार है। तो भाई पहली पावर तो ये हो गई, पहली पावर। दूसरी पावर देखो, ही हैज अ राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये दूसरी पावर है, ये दूसरी पावर है भाई। अब तुम बोलोगे सर क्या ये पार्लियामेंट के सदस्य होते? नहीं, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, पर इनको पावर दे रखी है कि ही कैन टेक पार्ट और ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। संसद की गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी पावर यही है कि संसद की गतिविधियों में, अब वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद की गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार है, हिस्सा लेने का अधिकार है, पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। पर हां, अब जैसे मान लो किसी बिल पर चर्चा चल रही है, लोकसभा में या राज्यसभा में किसी बिल पर चर्चा चल रही है और उस बिल को लॉ बनाना है, तो सब लोग, सारे मंत्री, सारे एमपी वगैरह डिस्कशन कर रहे हैं उसको लेकर, तो इनको भी अधिकार है कि ये भी अपना मत, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे रख सकते हैं। हां, जब उस बिल को पास करने में वोटिंग होगी तो एमपीज वगैरह जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद वगैरह, वो वोट डाल सकते हैं, ये वोट नहीं डाल सकते। इनके पास वोट डालने की पावर नहीं है। बाकी बहसबाजी में, बिल को लेकर चर्चा में इनका पूरा अधिकार है कि वो यहां पे अपना मत रख सकते हैं। तो संसद की गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार है, पर वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। मैं लिख देता हूं, पर वोट नहीं डाल सकते, और यही बात यहां पे लिखी हुई है, ही हैज अ राइट ऑफ वोट इन द पार्लियामेंट। नहीं है, यही तो पावर नहीं है, पर वोट नहीं डाल सकते, यही तो बता रहा हूं, ठीक है। ये पावर नहीं है, बस बहसबाजी कर लो, बातचीत कर लो, अपना मत रख लो, पर वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि आप सांसद नहीं हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सी, यही है आपका आंसर, कि उसे संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है, संसद की गतिविधि में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, ठीक है, बोलने का अधिकार है, पर वोट डालने का अधिकार नहीं है। एक तीसरी पावर भी है, यहां लिखी नहीं, मैं बता देता हूं, तीसरी पावर भी है। तीसरी पावर यह है, भारत सरकार के वकील है भाई। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, मुझे ये बताओ कि जो वकील हम अपने लिए करते हैं, जैसे मान लो मेरा कोई केस है कोर्ट में, तो मैंने जो वकील किया, क्या वो सिर्फ उस टाइम पे मेरा ही केस लड़ेगा, या कोई और भी केसेस वो ले सकता है? भाई वो तो मैंने तो उसको फीस दे दी, अब जब मेरे कोर्ट केस की तारीख आएगी तो उस कोर्ट केस में चला जाएगा वो। क्या मैं उस पर यह पाबंदी लगा सकता हूं कि भाई तू सिर्फ मेरा ही, जब तक मेरा केस चल रहा है तब तक मेरे ही कोर्ट केस को संभाल? यस और नो बताओ। दूसरे केसेस भी ले सकता है ना, मेरा केस तो ले ही रखा है, दूसरे केसेस भी ले सकता है भाई, उसका तो रोजी रोटी है, धंधा है उसका तो बेचारे का। बिल्कुल, तो मैं उसे रोक नहीं सकता, वो दूसरे केसेस ले सकता है, पर हां जब मेरे केस की तारीख है तो वो मेरे केस पे हाजिरी लगाने आएगा, मुझे डिफेंड करने आएगा उस तारीख पर। बिल्कुल। तो क्या भैया भारत सरकार के जो वकील हैं, क्या वो सिर्फ भारत सरकार की वकील रहेंगे क्या? फिर भारत सरकार ने भी अलाउ किया हुआ है कि देखो हम तुम्हें वकील हायर किए हुए हैं, तो जब जब हमारी डेट आए कोर्ट केस की, तुम पहुंच जाया करो।
बाकी तुम प्राइवेट केसेस लेते रहो अपने, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो जैसे हम अपने वकील को ट्रीट करते हैं, वैसी भारत सरकार भी अपने वकील को ट्रीट करती है कि हम तुम्हें इतनी सैलरी दे रहे हैं भाई, हम तुम्हें इतनी फीस दे रहे हैं, जब जब हमारे केसेस की डेट आए तो आप वहां पे पहुंच जाया करो, बाकी आप प्राइवेट में कुछ भी करो, कोई भी केस लो, हमें मतलब नहीं। पर एक चीज सरकार बोलती है कि ऐसा मत कर देना कि किसी राज्य सरकार का केस लेके बैठे हुए हो, पता चला भारत सरकार के भी वकील हो, पता चला हरियाणा सरकार का भी केस लेके बैठ गए। सरकारी केसेस जो है सिर्फ भारत सरकार के होंगे आपके पास, बाकी प्राइवेट में आप चाहे अंबानी का केस लो, अडानी का केस लो, मित्तल का लो, जिंदल का केस लो, कुछ भी लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर सरकारी केसेस भारत सरकार के ही लोगे आप। तो भैया याद रखना यहां पर कि वो अलाउड है, भारत के महान्यायवादी अलाउड है प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, याद रखना प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड है, प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए अलाउड है, यानी इंडिविजुअल प्राइवेट स्तर पे, ठीक है भाई, निजी स्तर पर वो किसी का भी केस हैंडल कर सकते हैं, बस भारत सरकार के केसेस के टाइम पर वो पूरा टाइम दे, तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्राइवेट प्रैक्टिस में चाहे वो क्लाइंट से 2 करोड़ फीस ले एक सुनवाई की, 5 करोड़ ले, 50 लाख ले, 10 लाख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। तो प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति है। ठीक है भाई, चलो इतना समझ में आ गया। प्रेम मुझे नहीं मालूम बेटा, मुझे नहीं मालूम कि टेक्नीशियन के एग्जाम में लैंग्वेज चेंज होती है। साहिल सर से बात करना बेटा, साहिल सर के पास एक बार फोन कर लेना, ठीक है, क्वेरी वाले नंबर पे वो बता देंगे। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा पावर्स और राइट्स हमने डिस्कस कर लिए। आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर तो होना ही नहीं चाहिए, कंप्ट्रोलर होना चाहिए। ये रेलवे के कमाल है, ये कंट्रोलर लिख रहे हैं, देख लो, कंप्ट्रोलर होगा ये, कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो बताओ भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो बताओ 76 किसके अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है? मैंने बोला था ना रिपीट मोड पे भी ये सवाल, तो अभी पढ़ लिया था 76 तो हमने, यहां पर भी किससे रिलेटेड है? ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, मैं खुल के बताता हूं, मेरा अपना भाई अभी स्टेशन मास्टर बना हुआ है, ठीक है, ही इज ऑन द ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग में है, अभी स्टेशन मास्टर बना हुआ है, ट्रेनिंग में है। अभी 2-4 दिन पहले IB ACIO 2 का उसके पास कॉल आ गया, ठीक है, कि भाई आपका उसमें भी सिलेक्शन हो गया, तो अब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, रेलवे से घटिया डिपार्टमेंट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। 2022 में इसका रिजल्ट आया था, वो 2000 वाले तुम्हारे 19-18 वाली वैकेंसी थी ना, उसमें उसका हुआ, 2022 में उसका रिजल्ट आया, 2024 में अभी जाके महीने भर पहले उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई है। 2 साल साला घर पे बैठा के रखा हुआ है उसे, तब जाके उसने दूसरा एग्जाम भी दिए कि भाई इनकी तो पता नहीं ज्वाइनिंग कब आएगी। समझ रहे हो भाई, इतना घटिया डिपार्टमेंट है। इससे घटिया डिपार्टमेंट मतलब ना इनका कोई डिसिप्लिन है ट्रेनिंग वगैरह का, ना इनका कोई कमिटमेंट है, ना इनके कोई साला इनका कोई ना कोई, ये मान के चलो इनकी कोई बातें जो है ना सच्ची है ही नहीं, पलटते हैं रेलवे वाले। ठीक है भाई, नहीं कुछ मादी, ये टाइपिस्ट की गलती नहीं है ये कट कॉपी किया गया है, कट कॉपी पेस्ट है, ये टाइपिस्ट की गलती नहीं है ये, बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूं, देखो आप लोगों ने रेलवे चुना तो है, मैं आपको बता रहा हूं रेलवे चुना है ना तुम लोगों ने, भाई पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। मे बी अभी ये इंप्रूव कर रहे हो, उस टाइम पे मे बी कोविड था और कोविड के चक्कर में कुछ हुआ, ये 2022 के बाद तो वैसे भी कोविड खत्म ही हो गया था, पर फिर भी तुम देखो चौथे बैच की ट्रेनिंग अभी जाके शुरू हुई है 2024 में, और अभी भी आधे लोग तो आए भी नहीं है। 35 बच्चों का बैच बुलाया, 140 बच्चों का बैच था लास्ट बैच, 4th बैच, उनका भी बोल रहे हैं अभी ट्रेनिंग सेंटर में हॉस्टल में जगह नहीं है,
पुराने वाले भी कर रहे हैं, बीच में जो बने हुए हैं ऑलरेडी उनके भी कुछ कुछ कोर्स चल रहे हैं, तो 35-35 का बैच बुला रहे हैं। ये हाल है रेलवे का। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे तो सेकंड नंबर पे आते हैं ये एम्प्लॉय देने में, सरकारी नौकरी देने में आर्मी के बाद, पर इनका मैनेजमेंट सबसे घटिया है। ठीक है भाई, बिल्कुल। नहीं अंकुश, मैं बता रहा हूं कि मे भी आगे इंप्रूव कर जाएं, पर हां उस टाइम की जो वैकेंसीज के लोग हैं उनको तो इन्होंने किसी को पहले ज्वाइनिंग दे दी, किसी को ज्वाइन करवा के भेज दिया कि चलो ज्वाइन कर लिया, अभी जाओ, अभी ट्रेनिंग सेंटर में जगह नहीं है, आप बाद में आना। इस तरह की चीजें भी की हैं। अब हम तो भुगत भोगी हैं, ठीक है, तो इसलिए हम तुमको बता रहे हैं कि अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो पेशेंस रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, सब्र रखना पड़ेगा। मतलब सिलेक्शन होगा तुम्हारा, नौकरी तुम्हें मिलेगी पर पता चला कि तुम्हारी नौकरी लगी हुई है और तुम 2 साल बाद 1.5 साल बाद ट्रेनिंग पे जा रहे हो। चलो बिल्कुल। तो भाई देखो, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आर्टिकल 76। नाउ नेक्स्ट, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने तुम्हें बताया, चाहे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहो, चाहे आप मुख्य कानूनी सलाहकार कहो भारत सरकार का, या फिर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जल्दी बताओ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, मेजर जनरल ऑफ द, पता नहीं क्या लिखा हुआ है देखो, जेंडरमेरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कुछ भी साला, कुछ भी ऑप्शन में डाले हुए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेजर जनरल ऑफ द जेंडरमेरी। मेजर जनरल आर्मी में तो सुना था, जेंडरमेरी क्या है, देखो ध्यान से। बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी कह सकते हो, चीफ लीगल एडवाइजर टू द इंडियन गवर्नमेंट भी कह सकते हो। और ये मत सोचना कि सर ने तो आज हमें ऐसी बात बता दी हमारा तो मन ही उठ गया। मैं तुम बाद में खुद शौक ना हो इसलिए मैंने तुम्हें पहले बताया। पेशेंस रखो, रेलवे के एग्जाम में यही है। तुम देखो ना, नोटिफिकेशंस कितना लेट आए हैं, फिर एकदम से एग्जाम करवा दिए सारे, 3-4 एग्जाम एक साथ करवा दिए। मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ये चल रहा है इनका। तो चीफ लीगल एडवाइजर टू द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है भाई, चीफ लीगल एडवाइजर टू द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार। चलो भाई नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी ईयर्स आर द टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताओ बेटा। 5 साल, अनिश्चित, फिक्स्ड या 3 ईयर्स। बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, यानी ऑब्वियस ही बात है, प्रेसिडेंट की मर्जी पर टिका हुआ है। तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अब तुम्हें मालूम है कि असल में प्रेसिडेंट के प्लेजर पर टिका हुआ है कि यूनियन कैबिनेट के। तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। बाकी एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब वैसे तो इनका टेन्योर है कि भाई जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे यानी यूनियन कैबिनेट चाहेगा तब तक। बाकी अगर कभी इनको रिजाइन करना हो कि यार मुझे नहीं करना ये काम, बड़ा लोड है, तो ये रिजाइन कभी भी देके जा सकते हैं, कभी भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं, कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। और मुझे एक बात बताओ, संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, रेजिग्नेशन किसके नाम देंगे, किसको सौंपेंगे अपना इस्तीफा? जल्दी बताओ सभी लोग, किसको सौंपेंगे अपना इस्तीफा जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल,
शाबाश। तो प्रेसिडेंट को सौंपता है अपना इस्तीफा। अच्छा एक चीज और, अब मैं तुम्हें कंडीशन बताता हूं, देखो ध्यान से। तुम बोल रहे हो कि सर मान लो कि सर इसका अनिश्चित काल तक टेन्योर है। बिल्कुल अनिश्चित काल तक टेन्योर। जैसे मान लो, जैसे मोदी सरकार 2014 में आई थी पहली बार, अब 2014 में है, मान लो इनको ऐसा कोई मिल जाता इनका वकील यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो बहुत बढ़िया तरीके से इनके केसेस को संभाल रहा होता, तो हो सकता था, अब क्योंकि लगातार 3 बार बन गई बीजेपी की सरकार, लगातार 3 बार बन गई, तो हो सकता था कि 2014 से लेकर अब तक एक ही एजीआई होता। पर अगर मान लो बीच में एक बार सरकार बदल जाती, जैसे मान लो इस बार सरकार बदल जाती और कांग्रेस जीत जाती, या कांग्रेस के साथ जो एलाइज हैं उनके वो जीत जाते, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये आर वेंकट रमनी जो है ये नहीं टिकते? फिर हर सरकार अपने खास बंदे को, जिनके ऊपर उनको भरोसा होता है, उनको बनाती है अपना वकील। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती ना 2024 में, तो आर वेंकट रमनी को हटा देते, वो अपने बंदे को फिर अपना वकील हायर करते। समझ में आ रही बात? क्या मैं अपने राइवल के, क्या मैं अपने दुश्मन के वकील को अपना वकील रखूंगा? नहीं रखूंगा ना भाई। मैं किसी ऐसे बंदे को वकील रखूंगा जो मुझे लगता है कि यार जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जो मुझे केस जितवा दे, है ना? तो वैसे यहां पर है। तो अगर तुम बोलोगे सर क्या सरकार जब सरकार रिजाइन करती है, जब सरकार 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करती है, तब भी रहते हैं क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? नहीं, जब सरकार भंग होती है 5 साल के टेन्योर के बाद, तो वो भी रिजाइन करते हैं। समझ में आ रही भी बात? अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन करते हैं। जब सरकार रिजाइन करती है, जब सरकार भंग होती है, तो वो भी रिजाइन करते हैं। और मान लो वही सरकार दोबारा बन गई, तो दोबारा उन्हीं को बना सकते हैं। यही तो हुआ है आर वेंकट रमनी के साथ। 2024 में चुनाव हुए थे, सरकार डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई, उसके बाद वो भी, उनका भी पद थोड़े टाइम खाली रहा, वापस उन्हीं को बना दिया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बताओ भाई। प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति? बताओ। सिंपल है, तुमने पढ़ लिया भी है। प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट अटॉर्नी जनरल को। किसकी रिकमेंडेशन पर, किसकी सिफारिश पर? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ किसकी रिकमेंडेशन पर, किसकी सिफारिश पर? सिफारिश किसकी लगती है? प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं, सिफारिश किसकी? कैबिनेट। पीएम मत बोलो, पीएम कैबिनेट में अकेले थोड़ी होते हैं। पीएम प्लस उनके मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट, ठीक है, यूनियन कैबिनेट। बेटा पीएम प्लस यूनियन कैबिनेट मत लिखो, यूनियन कैबिनेट का ही हिस्सा होते हैं पीएम भी। तो पीएम प्लस मिनिस्टर्स या फिर यूनियन कैबिनेट, सिंपली ये लिखो, ठीक है। चलो, विच लॉ ऑफिसर हैज द राइट टू स्पीक इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? तुम्हें पता ही है कि संसद के सभी गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और दोनों हाउसेज में। ऐसा थोड़ी सिर्फ लोकसभा में इनको राइट है, राज्यसभा में राइट नहीं है। दोनों जगह पर बोल सकते हैं, अपना मत, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर कर सकते हैं, पर वोट नहीं डाल सकते। तो वो कौन है? अटॉर्नी जनरल। क्लियर बच्चों? अटॉर्नी जनरल। तो डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? बताओ भाई। आर वेंकट रमनी, मिलन के बनर्जी, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी? बताओ भाई। आर वेंकट रमनी, मिलन के बनर्जी, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी? बिल्कुल, आर वेंकट रमनी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे हैं, अब हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनसे पहले थे के वेणुगोपाल, और इनसे पहले थे मुकुल रोहतगी। तो अभी ये इनसे पहले के वेणुगोपाल और उनसे पहले मुकुल रोहतगी थे, ठीक है। चलो बेटा, इतना सबको समझ में आया? इतना क्लियर है सबको? अब एक चीज और बताता हूं, मैं यहीं पे बता देता हूं, तुम लोगों को ध्यान से सुनना मेरी बात। अटॉर्नी जनरल अकेले भारत सरकार के केसेस को नहीं संभालते, इनको भी कुछ लोग असिस्ट करते हैं।
इनकी भी कुछ लोग सहायता करते हैं, यानी इनके नीचे सबऑर्डिनेट लोग भी हैं, इनके नीचे इनके डेप्यूटी भी हैं। कौन है मैं बताता हूं, देखो ध्यान से देखना बेटा सभी लोग। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता है यार, जैसे मान लो भारत सरकार का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और दो केसेस चल रहे हैं मान लो दो हाई कोर्ट्स में, किसी में जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में या राजस्थान हाई कोर्ट में, है ना, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का भी केस चल रहा है और दो हाई कोर्ट्स में भी केसेस चल रहे हैं, और मान लो तीन में से किन्हीं दो कोर्ट्स की डेट भारत सरकार की एक टाइम पे आ गई, तो अटॉर्नी जनरल ऐसा थोड़ी कि एक टांग राजस्थान हाई कोर्ट में एक टांग सुप्रीम कोर्ट में, हां जी जज साहब क्या बोल रहे हो, हां जी जज साहब क्या बोल रहे हो, ऐसा कर सकता है क्या इंसान? एक टाइम पे दो जगह एजीआई नहीं पहुंच सकते, तो भाई कोई तो पहुंचेगा, है ना, कोई तो पहुंचेगा। तो एजीआई को असिस्ट करने के लिए एजीआई के सहायक के तौर पर सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एसजीआई, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एसजीआई, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन्हीं को बोला जाता है सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। क्या बोलते हैं? सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। एजीआई के बाद दूसरे नंबर पर कौन है भाई लोग? सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। एजीआई के बाद यही है सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, दूसरे नंबर के सबसे बड़े विधि अधिकारी। और इनका टेन्योर, ये संविधान में जिक्र नहीं है इनका, ये कानून के द्वारा बनाई गई पोस्ट है, ये संविधान में नहीं है, ये नॉर्मल कानून के द्वारा बनाई गई पोस्ट है। और इनका कार्यकाल होता है 3 साल का, है ना, एक बारी में 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, दोबारा भी अपॉइंट हो सकते हैं। तो अभी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है वो दूसरी बार 3 साल का टेन्योर पूरा कर रहे हैं, तुषार मेहता। क्या नाम है उनका? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का नाम क्या है अभी? तुषार मेहता। वो दूसरा टेन्योर काट रहे हैं अपना, 2018 में थे वो, 2018 से लेके अभी 2024 में उनका दूसरा टेन्योर भी खत्म होने वाला है, तुषार मेहता। तो 2018 से 19, 20, 21, फिर 2021 में 22, 23, 24, तो 2018 से वो अपना टेन्योर काट रहे हैं। ठीक है भाई, तो 3 साल के लिए होते हैं ये। और तुम बोलोगे सर मतलब एक एजीआई एक एसजीआई, मतलब ये तो दो ही हुए सर। नहीं, एजीआई के नीचे सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इनके नीचे होते कम से कम भी 20 से 21 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो बहुत बड़ी टीम है भाई, बहुत बड़ी टीम है। एडिशनल सॉलिसिटर, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के नीचे कौन है? एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर्स, क्योंकि ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो सॉलिसिटर में एस लगा दो, एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल, जनरल में मत लगा देना, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर में एस लगाना, एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल ऑफ इंडिया। तो ये होते हैं, और ये कितने होते हैं? 20 से 21 कम से कम मान के चलो भाई, ठीक है, 20 से 21 होते हैं ये। तो ये है भाई पूरी टीम, और इनका भी टेन्योर 3 साल के लिए, इनका भी टेन्योर 3 साल के लिए। और याद रखना ये लोग वकील ही होते हैं, वकील ही होते हैं ये, इनको 3-3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है इन पदों पर। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट जो मुझे बताना था तुम्हें, ठीक है। चलो भैया, तो ये हो गया हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से हैं फिलहाल, और उनको असिस्ट करने के लिए एसजीआई होते हैं, एसजीआई के अंदर एडिशनल एसजीआई होते हैं, ठीक है। चलो, तो बेटा ये था हमारा टॉपिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक आएगा कल, ठीक है। या फिर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का टॉपिक आएगा, या तो सीएजी या फिर इमरजेंसी, ठीक है। उन दोनों में से कोई एक टॉपिक आएगा। और तो आप लोगों को अगर डिटेल में ये सारी चीजें पढ़नी हो तो आप लोग बैच से जुड़ सकते हैं। यहां तो प्रैक्टिस में तो हम कवर करवा ही रहे हैं जैसे हो सकता है, ठीक है भाई। चलो, तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं 5:30 बजे हमारी ज्योग्राफी की क्लास में। चलो भैया, वाटरवेज पढ़ना है याद उधर पे, ज्योग्राफी की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। 5:30 बजे मिलो।